Hello everyone, this is Shagun. Welcome to our YouTube channel Sky Trapper. आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है आर चेंजिंग अर्थ। देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो इस चैप्टर में हैं। तो बात करते हैं आर चेंजिंग अर्थ, मतलब हमारी जो बदलती अर्थ है वो किस तरह से बदलती है, क्यों बदलती है, क्या क्या उसके कारण हैं। पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। अब यहाँ पर पहला ही पॉइंट ये है कि लिथोस्फेयर होता क्या है। तो हमने लास्ट क्लास में तुम्हें अर्थ बताया था, अर्थ की लेयर्स बताई थी, कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो हमारी क्रस्ट है, जो अपर लेयर है, उसी को बोलते हैं लिथोस्फेयर। अब जब वो ब्रोक होती है नंबर ऑफ प्लेट्स में, नंबर ऑफ प्लेट्स बोलो या फिर देखो साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लेट्स बोलते हैं, अगर तुम पीसेस भी बोल लोगे मतलब समझने के लिए, तो अगर नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक होती हैं उनको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर क्या है? अपर लेयर ऑफ द अर्थ, जिसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखा है दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये प्लेट्स बहुत स्लोली मूव करती हैं। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर ये प्लेट्स तेज़ी से मूव करने लगेंगी तो क्या तुम इस अर्थ में सरवाइव कर पाओगे? हमारी अर्थ जो गोल गोल घूमती है, अगर ये तेज़ी से मूव करने लगे तो क्या हम तो लुढ़कने लगेंगे, हम रह ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसी कारण ये जो प्लेट्स हैं बहुत स्लोली मूव करती हैं और कभी ना कभी किसी चीज़ का फॉर्मेशन करती रहती हैं जिसका हमें पता नहीं चलता है। ये कुछ फ्यू मिलीमीटर्स हर साल मूव करती हैं जो हमें पता नहीं चल पाता। अगर पता चले तो हम इस दुनिया में रह ही ना पाएँ। समझ रहे हैं बात। तीसरा पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी मैंने तुम्हें बताया इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थ सरफेस में चेंजेस होते रहते हैं। किस तरह के चेंजेस? जैसे कि तुम्हारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन और फ्लड्स का आना, अर्थक्वेक्स होना, वॉल्केनिक इरप्शन। तो इस तरह के कुछ चेंजेस होते रहते हैं किसी न किसी कारणवश, और वो क्यों होते हैं वो हम अभी बताएंगे। फोर्थ पॉइंट है दिस इज़ बिकॉज, क्यों होते हैं देखो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। कहने का मतलब है कि जो अर्थ में मूवमेंट होते हैं, जो हमारी पृथ्वी, जो हमारी अपर लेयर है, ये साल में कुछ फ्यू मिलीमीटर्स अगर मूव करती भी है तो क्यों मूव करती है? वो इसलिए मूव करती है क्योंकि हमारे अर्थ में, अर्थ के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है, जो हमारी मेंटल और कोर है, डाउनवर्ड लेयर हैं, उनमें जो मैग्मा भरा हुआ है, मोल्टेन मैग्मा, जब वो मोल्टेन मैग्मा मूव करता है किसी प्रेशर के, हाई प्रेशर या के कारण मूव करता है, तो अर्थ की जो अपर लेयर है उसमें भी थोड़ा सा मूवमेंट होते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि मूवमेंट क्यों होते हैं तो तुम सिंपल बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। फिर बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है इनर लेयर ऑफ द अर्थ में, वो कैसे मूव करता है? वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है। सर्कुलर यानी कि ऐसे राउंड मूव करता होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको तुम्हें याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ प्लेट्स विच आर ब्रोकन, या फिर बोल सकते हो लिथोस्फेयर इज अ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स इज नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। दूसरा पॉइंट है कि कुछ फ्यू मिलीमीटर साल में मूव करते हैं। तीसरा पॉइंट है अर्थ के सरफेस में प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ये मूवमेंट होता है। वो प्लेट्स क्यों मूव करती हैं? क्योंकि अंदर मोल्टेन मैग्मा भरा हुआ है, जब वो मूव करता है तो प्लेट्स भी मूव करती हैं। और ये मैग्मा किस तरह से मूव करता है? तो ये सर्कुलर मैनर में मूव करता है। ठीक, अब बात करते हैं कि अर्थ के मूवमेंट को कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया है, मतलब कितने फोर्सेस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो दो फोर्स हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस वो हैं जो अर्थ में पृथ्वी के अंदर होने वाली कुछ क्रियाओं के कारण फोर्सेस लग रहा हो, मतलब अर्थ के अंदर से लगने वाला फोर्स इंडोजेनिक है और अर्थ के बाहर लगने वाले फोर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। वही बातें यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखी हुई हैं। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड
एक्सोजेनिक फोर्स। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, एंडोजेनिक यानी कि इनसाइड द अर्थ एंड एक्सोजेनिक यानी कि आउटसाइड द अर्थ, यानी या फिर कह सकते हो ऑन द अर्थ सरफेस। सिंपल। अब ये किस तरह के फोर्सेस हैं, अब ये डायग्राम तुम्हारी बुक में लिखा हुआ था। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स में फोर्स को दो भागों में बांट दिया गया है कि किस तरह के फोर्सेस होते हैं, किस तरह की सिचुएशन होती है जो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाती है, और किस तरह की एक्टिविटीज़ एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सडन फोर्स और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। देखो सडन फोर्स क्या होते हैं, जिसमें कि अर्थक्वेक आता है, जिन फोर्सेस के कारण वॉल्केनो और लैंडस्लाइड होते हैं। अर्थक्वेक यानी कि अर्थक्वेक आते हैं ना, पार्टीशन हो जाता है इस जो हमारी सरफेस होती है, क्रैक्स आ जाते हैं। वॉल्केनोज जब अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है, किसी अंदर मोल्टन मैग्मा भरा हुआ है, जब उसको कहीं से रास्ता मिलता है तो वो बाहर निकल आता है, तो वो भी अर्थ के मूवमेंट के कारण ही होता है। लैंडस्लाइड यानी कि लैंडस्लाइड जैसे तुम्हारा उत्तराखंड है, वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ एक कट कट के गिरते हैं, वो लैंडस्लाइड। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं जैसे तुम्हारे बिल्डिंग माउंटेन्स का मतलब जो माउंटेन्स का बनना, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस माउंटेन्स का बनना, जैसे कि फोर्स जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ सॉलिड मटेरियल, मतलब कि सॉलिड मटेरियल के मूवमेंट से जो फोर्स जनरेट होता है वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स होता है। अब बिल्डिंग माउंटेन्स है तो मूवमेंट होता होगा किसी सॉलिड मटेरियल का, जिससे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में रखा जाता है। तो ये सारे एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, अर्थ के अंदर से लगने वाले जो फोर्सेस हैं, जिनके कारण ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और अर्थ के बाहर जो फोर्सेस लगते हैं, जिसमें से इरोजनल और डिपोजिशनल एक नाम दिया है। इरोजनल का मतलब होता है मिट्टी का हटना, और डिपोजिशनल का मतलब होता है मिट्टी का इकट्ठा होना। किसके कारण होता है, ये रिवर्स के कारण होता है, विंड के कारण होता है, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। कैसे रिवर्स, नदियाँ अपने साथ जितना भी कचरा है सब लिए जाती है, कचरा इन द सेंस तुम्हारे सेडिमेंट्स, कंकड़, मिट्टी जो भी है ले जाती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो इरोजन डिपोजिशन दोनों का काम ये करती है। विंड, हवा भी यही काम करती है, अपने साथ छोटे छोटे कणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सी वेव्स भी यही करती हैं, समुद्र का कचरा उठा के बाहर कर देती हैं। अब कचरा इन द सेंस यहाँ पर सिर्फ कचरा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों की बात की जा रही है। और ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो भी वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो पानी का, और लास्ट है हमारे ग्लेशियर्स। तो ये सारे एक्सोजेनिक फोर्स हैं जो इरोजनल और डिपोजिशनल का काम करते हैं, और एंडोजेनिक फोर्सेस से तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये जो तस्वीरें तुम्हें यहाँ दिख रही हैं, ये वॉल्केनो में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर तुम्हें अभी आगे आएगा वॉल्केनो के बारे में, इसलिए थोड़ी तस्वीरें हैं, थोड़ा सा इसी फ़ोटो में ही समझ लो, तो जो लिखा हुआ है उसे समझने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर ये देखो, सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट, जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक। इसके नीचे भरा हुआ है ये मैग्मा, जो कि अर्थ की मेंटल लेयर में भरा हुआ है, ठीक है। जब ज़मीन के अंदर जब ये रह नहीं पाती, जब ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं गर्मी को, वैसे तो बहुत ज़्यादा अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, कुछ फोर्सेस के कारण, कुछ रिएक्शंस के कारण इनको बाहर निकलना होता है, तो ये क्रैक्स ढूंढती हैं, और जहाँ इनको क्रैक मिल जाता है वहीं से ये बाहर निकल आते हैं। कौन निकल आता है, ये मैग्मा, और ये बाहर निकलता है और ऐसे आसपास फैल जाता है, जैसे ये दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। लावा हम सब जानते हैं क्या होता है, गैसेस एंड ऐश भी हम सब जानते हैं क्या होता है, क्रस्ट मेंटल बता दिया। अब ये वेंट क्या है, ये वेंट वो चीज़ है जहाँ से ये लावा निकल के बाहर आता है, ठीक है। क्रेटर क्या है, क्रेटर ये है जब लावा बाहर निकलता है तो उसके आसपास एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाता है, इसको बोलते हैं क्रेटर, समझ गए। और इसी चीज़ के लिए हम तुम्हें ये पिक्चर सामने लाए हैं, ताकि तुम इसमें से आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं, वो सब तुम्हें समझ में आ जाए। और वेंट का एग्जाम्पल देखो, वेंट हमने तुम्हें ये लाइन बताई ना, इसको वेंट बोलते हैं। अब इस इमेज में देखो, ये जो निकल रहे हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, इसको भी वेंट बोलते हैं। एक तरह से धार ऐसी अंदर से निकल रही, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है उनको, मौका मिला तो चिंगारी की तरह धार से एकदम बाहर निकलने लगा मैग्मा, और यही मैग्मा ठंडा होके रॉक्स बन जाते हैं,
लास्ट चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था इग्नस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, इन्हीं से ही रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अर्थक्वेक, वो हमने वॉल्केनोस के बारे में देखा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होती हैं। और दूसरा है ये अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी एंडोजेनिक फोर्सेस का ही उदाहरण है। एग्जाम में तुम्हें सिंपल पूछ सकता है कि एंडोजेनिक फोर्सेस के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो अब बुक में डिटेल में दिए हैं तो हमें डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी है। एग्जाम में क्या आता है उससे वो मैटर नहीं करता, तुम्हें पता होना चाहिए बस। अर्थक्वेक क्या होता है? व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है तो सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। देखो, मैंने कहा जब अपर लेयर ऑफ द अर्थ, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में है, जो हमें दिखती नहीं है, वो जब मूव करती है तो अर्थ में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर ये है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है तो अर्थ भी वाइब्रेट होती है और वो वाइब्रेशन ऑल अराउंड द अर्थ ट्रैवल करता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। जब भी कहीं अर्थक्वेक आता है, हालांकि जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है जहाँ पर अर्थक्वेक आया होता है, तो वहाँ से वो वाइब्रेशन शुरू होता है। जो हम लोग जो दूर के इलाके होते हैं वहाँ पे जस्ट वो फील होता है ना फील। हमारे यहाँ भी कई बार अर्थक्वेक आया है, जो कि अगर जो पास के लोग होंगे वो तो तबाही हो जाते हैं, जो दूर के होते हैं वो उन्होंने बहुत स्लाइट फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जानने वाली चीज़ ये है कि जहाँ से ये चीज़ ओरिजिनेट होती है, मतलब जहाँ एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर आता है ये मूवमेंट, जहाँ पे भी मतलब कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील होता है, तो वो फोकस पॉइंट होता है। जहाँ से उसकी शुरुआत होती है उसको फोकस बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या होता है? जब ये वाइब्रेट होके थोड़ा दूरी पे जाता है, मतलब ये तो जो फोकस है वो तो ज़मीन के नीचे किसी एक पॉइंट पे है ना, तो जब ये ऊपर जाता है, किसी दूरी पे पहुंचता है, तो वो होता है एपीसेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस। तो फोकस पता चल गया क्या है? फोकस जहाँ से ये वाइब्रेशन शुरू होता है, जहाँ से मूवमेंट शुरू होता है, वो फोकस होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ जानने वाला है कि एपीसेंटर क्या होता है। तो देखो, फोकस पॉइंट तो नीचे है और उसके जस्ट ऊपर वाली सरफेस को एपीसेंटर बोलते हैं। ये पॉइंट नीचे है और उसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को एपीसेंटर बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। ठीक, और जब ये एपीसेंटर पर जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है इस तरह से आसपास के इलाकों में, उनको क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। और ग्रेटेस्ट डैमेज कहाँ होगा? सेंटर के क्लोज वाली जगह में, जहाँ कहीं भी अर्थक्वेक आया होगा उसके आसपास की जगह में ज़्यादा डैमेज होगा एज कंपेयर टू फार प्लेसेस, है ना। दूर इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, हाँ थोड़ा सा फील होगा कि हाँ कुछ हिला, अगर फील किया हो कभी तो अर्थक्वेक। और इसके बाद यहाँ पर कुछ बताया गया है कि कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या फिर आएगा। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हालांकि हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसका जो इम्पैक्ट है वो हम मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अब इनसे देखो, इन्हें एग्जैक्टली तो नहीं पता चलता, लेकिन हाँ बिहेवियर से पता चलता है। किसके बिहेवियर से? जैसे कि एनिमल के बिहेवियर से इनको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। एनिमल का बिहेवियर उनको से पता चलता है। जो पॉन्ड्स में फिशेस होती हैं उनके कारण इनको पता चलता है। स्नेक्स कम टू द सरफेस, भाई ये सांप बाबा नाग देवता भी बाहर आ जाते हैं, भैया कहते हैं अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला। तो ये सब छोटे छोटे कुछ कारण हैं जिनके कारण पता चलता है कि अर्थक्वेक के प्रिडिक्शन किया जाता है, कि ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाए। अब इससे बचने के तरीके क्या क्या होता है? जैसे कि अंडर अ किचन काउंटर, टेबल, डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल, जैसे ये सब छुप रहे हैं चोरों की तरह, ऐसे आप छुप जाएं। फायर प्लेस से दूर रहें, चिमनी से दूर रहें, विंडोज़ जिस खासकर जो मिरर से बनी हुई है उनसे दूर रहें, पिक्चर फ्रेम से दूर रहें वरना खोपड़ी फूट जाएगी। तीसरा है बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स और फैमिली में अवेयरनेस स्प्रेड करें कि भाई बच के रहना है। ऐसे ऐसे कुछ प्रिडिक्शंस आए हैं, डिज़ास्टर,
नेचुरल डिज़ास्टर डिपार्टमेंट से तो थोड़ा सा अवेयर रहो। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात हो गई तुम्हारी अर्थक्वेक की। अब बात करते हैं भैया मेजर लैंडफॉर्म से। ये जो हमने अभी अर्थक्वेक और वॉल्केनो का एग्जाम्पल लिया था, ये तुम्हारा एंडोजेनिक फोर्सेस से रिलेटेड ही था। अब जो हम पढ़ेंगे वो तुम्हारे एक्सोजेनिक फोर्स से रिलेटेड हैं, यानी कि अर्थ के अबव, मतलब अर्थ सरफेस पे लगने वाले या फिर होने वाले फोर्सेस को एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, जो किस वजह से होते हैं, वेदरिंग और इरोजन की वजह से होते हैं। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। दो प्रोसेस की वजह से लैंडस्केप कंटिन्यूसली वॉर्न अवे का मतलब होता है अलग होना। कैसे होते हैं? वेदरिंग और इरोजन। इरोजन तो मैंने तुम्हें बताया है, इरोजन का मतलब ये होता है कि अगर एक जगह से दूसरे स्थान अगर मिट्टी कट कर जाती है बारिश के कारण या फिर हवा के कारण, रिवर के पानी के कारण, तो वो इरोजन होता है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। इरोजन क्या होता है? इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। डिफरेंट एजेंट्स कौन कौन है इनके एजेंट? वाटर, विंड, आइस। इनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें पहुंच जाती हैं, यानी कि जो सॉइल है और सेडिमेंट्स हैं ये पहुंच जाते हैं, तो उसे इरोजन बोलते हैं। इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड। अब इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वाटर, विंड, बताया मैंने, वाटर या फिर पानी, बारिश का पानी कह सकते हो, या तो नदियों का पानी, हवा, ये सब एक जगह से दूसरी जगह सामान इकट्ठा कर देते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कि तुम्हारे आइलैंड वगैरह बन जाते हैं ना, तो आइलैंड किससे बने होते हैं? जो नदियाँ अपने साथ सिल्ट, क्ले, सेडिमेंट्स वगैरह सब अपने साथ लेकर चली आती हैं ना पहाड़ों से और अलग अलग जगहों से, वो एक जगह कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाती हैं, तो उसके कारण आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये अर्थ में अलग अलग तरह के फॉर्मेशन ही तो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, जिसमें से वेदरिंग और इरोजन अपनी मेन एक्टिविटी, मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यही दो प्रोसेस ऐसे हैं जो अर्थ सरफेस पे तरह तरह के लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। उम्मीद है तुम्हें वेदरिंग और इरोजन क्या होते हैं तुम्हें समझ में आ गया होगा। वेदरिंग वो होते हैं जो अर्थ सरफेस में मौजूद रॉक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, और इरोजन वो होते हैं जो पानी, हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक, अब देखो ये क्या है भाई, ये एग्जाम्पल है वेदरिंग और इरोजन का। अब ये तुम्हें जो पहाड़ ऐसे छोटे छोटे देख रहे हैं ना, ये वेदरिंग और इरोजन का ही एग्जाम्पल। ये कहीं ना कहीं से टूट टाट के आए हैं और एक जगह इकट्ठे हो गए, तो ये इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, इनको बनने में सालों लग जाता है। ये जो इतना बड़ा टापू ऐसा बन के खड़ा हो गया है, ये मिट्टी यहाँ पर जमी हुई, या फिर कह सकते हो कोई बड़ा सा पत्थर होगा जो टूट गया और अभी इतना रह गया, ये भाई सब तो इतने ही रह गए, बाकी ये देखो बीच में इतने से रह गए। तो ये हो सकता है कोई बड़ा सा रॉक हो जो टूट करके हवा पानी के कारण टूट करके इतने से रह गए हो। तो ये वेदरिंग और इरोजन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वर्क ऑफ रिवर। नदी का क्या काम होता है? तो नदी का काम तो तुम थोड़ा सा जान ही लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि भाई नदी बहती है, अपने साथ पानी, इतना सारा पानी लेकर जाती है, तो ऐसे खाली तो चली नहीं जाएगी। उसके रास्ते में जो कोई आता है कि भाई चलो मेरे साथ, तुम्हें फ्री में ले चल रहे हैं, उसके बहाव में बहता चला जाता है। फिर चाहे वो क्ले हो, फिर चाहे सेडिमेंट्स हो, फिर चाहे वो किसी भी तरह के सॉइल हो, सब कुछ उसके साथ बहकर चली जाती है। ठीक है। और नदी तो अपना रास्ता खुद ही चुन लेती, जहाँ पर मतलब जहाँ कहीं ढलान होती है वहाँ पर उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, और जहाँ कहीं भी स्लो होती है वहाँ पर धीरे धीरे चलने लगती है ना। और जैसे कि जब उसे बहुत ही ज़्यादा स्लोप मिलता है, तो जिसको हम वाटरफॉल कहते हैं, है ना, तब जब कहीं ऊंचाई पर या फिर ज़्यादा स्लोप से पानी गिरता है तो उसे वाटरफॉल कहा जाता है। रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो पानी बहता है नदियों में, वो लैंडस्केप को इरोड करता जाता है, मतलब उस ज़मीन की जितनी भी मिट्टी, सिल्ट, क्ले है, उसको अपने साथ में लेकर जाता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल। टम्बल्स का मतलब होता है जब कोई नदी सडनली फॉल, मतलब अचानक से गिरती हो किसी स्टीप एंगल से। ये देखो यहाँ से गिर रही है अचानक से, तो इसको बोला गया
When the river tumbles at steep angle over very hard rock, किसी हार्ड रॉक पर गिरती है और डाउन स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल, तो उसे वाटरफॉल कहा जाता है। समझ रहे हैं बात? कुछ सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। नदियाँ अपने साथ सिल्ट क्ले जो भी साथ में मिलता है बटोरती हुई ले जाती हैं, और जहाँ कहीं भी हाई स्लोप पे अगर गिरती हैं, जिसको बोलता है टम्बल्स एट स्टीप एंगल, किसी ऊंचाई से अगर गिरती हैं तेज़ी से, तो उसको हम लोग किसी हार्ड रॉक पे गिरती हैं, ऑब्वियसली देखे होंगे तुम लोगों ने वाटरफॉल। नेक्स्ट है तुम्हारा ये, अब नदियों के बारे में बात की जा रही है तो नदियों के बारे में डिटेल में ही जान लेते हैं। जब कोई नदी बहती हुई आती है ना, तो कुछ अपने अलग अलग तरह के पाथ बना लेती है, अपने रास्ते। वो पूछती नहीं है कि हमें किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है, उसको जिधर अपना फ्लो लगता है कि हमें इधर जाना है तो चली जाती है। तो यहाँ पर एक नदी है, कुछ ऐसे 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 से मूव कर रही है अजीब अजीब डायरेक्शन में। तो क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा मूव कर जाती है, कहने का मतलब ये बेंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से तो आ रही थी, लेकिन इतना ये ज़्यादा मूव कर गई है, बहुत ही ज़्यादा इसने टर्न कर लिया है, तो इस टर्न को बोलते हैं मींडर्स। ये जो इतने ज़्यादा, अभी देखो दिखाते हैं, ये जो इतना ज़्यादा इसने टर्न किया है ना, इसको मींडर्स बोलते हैं। और ये मींडर्स ना आगे चल के अलग हो जाते हैं, इतने ज़्यादा टर्न हो गए हैं, आगे चल के अलग हो जाते हैं, और उनको ऑक्सबो के नाम से जाना जाता है। देखो ये देखो, ये मींडर्स ही थे ना, जितना ज़्यादा टर्न लिया था इन्होंने, और ये अलग हो गए। उसने कहा भाई तुम हमें अलग कर दो, तुम इतना ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न जा रहे हो, मुझे थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है, हमको अलग ही कर दो। तो ये अपना अलग एक लेक फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है, या फिर कट ऑफ लेक। समझ में आया क्या होता है? मींडर्स क्या होते हैं? द रिवर एंटर्स द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड, बहुत ही ज़्यादा बेंड ले लेती है, जिसके कारण उनके कमर में दर्द हो जाता है, जिसको मींडर्स बोलते हैं। और मींडर्स जब अलग हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। अगला है कि एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज़। मतलब क्या होता है कि जब यही नदियाँ जब ओवरफ्लो करने लगती हैं तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण जो नदियों के आसपास का इलाका होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। देखना कभी जहाँ कभी बाढ़ आती है उसके आसपास के इलाके बड़े से पानी, जो मिट्टी होती है वो थोड़ी दलदली हो जाती है, तो वो जो लैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, और उन्हीं फर्टाइल लैंड्स को बोलते हैं लीव्स। As it flood, it deposit layer of fine soil, the other material called sediments along its bank. This lead to the formation of flat fertile floodplain. The raised bank are called leaves. मतलब जब नदी में बाढ़ आती है तो अपने साथ साथ जितने भी फर्टिलिटी जो भी फैक्टर होते हैं, यानी कि जो फाइन सॉइल वगैरह है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसको साइड में करके अपना वापस चली जाती है। तो वो जो लैंड होता है ना वो फर्टाइल हो जाता है, और उसी फर्टाइल लैंड को बोलते हैं लीव्स। क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं। और अब लीव्स की बात हो गई, मींडर्स हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया। अब एक और बात देख ली, दो चीज़ें और बची हैं बस। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है? देखो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती हैं, बेसिक सा एग्जाम्पल्स के साथ समझो। जब भी कोई नदी बहकर जाती है, और कोई भी नदी है ना, तो वो एंड में जाकर कहीं ना कहीं तो उसका एंड होता ही है ना। तो हमारे यहाँ पे कुछ नदियाँ होती हैं जो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, जो हमारा इधर गोवा साइड में है अरेबियन सी, और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती हैं। बंगाली खाड़ी जिधर उड़ीसा है, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट साइड में उड़ीसा से लगा हुआ बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पर जाके गिरती हैं। तो जब उनका फाइनल डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे उनको समुद्र में गिरना होता है, तो वो अपने रास्ते में तरह तरह की, तो वहाँ तक पहुँचते वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। मतलब एक नदी आ रही है और वो आगे चल के डिफरेंट पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो गई, और फाइनली जाके वहाँ पे समुद्र में जाकर गिर गई। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाती हैं, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है, एज रिवर अप्रोचेस द सी, जब रिवर सी में पहुँचने वाली होती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिक्रीजेज, रिवर की स्पीड कम हो जाती है, एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप,
रिवर टूटती है इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में टूटती है, जिसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटरी जान लिया। डेल्टास क्या होते हैं, द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिन टू डिपॉजिट इट्स लोड। जब रिवर स्लो हो जाती है ना, जब समुद्र में जाने वाली होती हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेती हैं, उसके बाद उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्लो होती हैं तो जो अपने साथ जितना भी कबाड़ा बटोर कर लाती है वो धीरे धीरे एक एक जगह पे उनका इकट्ठा होता रहता है, वो डिपॉजिट इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो फ्लो हो ही नहीं पाएगा। तो ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना अलग माउथ होता है। माउथ का मतलब अलग, अगर वो अलग पार्ट में बट रही तो इसका माउथ इधर होगा, इसका माउथ इधर होगा, इसी तरह से जितने भी बनेंगे उनके माउथ होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ आर फॉर्म्स अ डेल्टा, और उनके माउथ में जितनी भी गंदगी भरी होती है वो जब एक जगह इकट्ठे करती हैं तो वो डेल्टा बन जाता है। समझ रहे हो, कोई भी नदी आई, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने के कारण वो डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ गई। उसने कहा भैया अब तुम जब फ्लो में आ रहे थे तब हम लोग साथ में आ रहे थे, अब ऐसा है अब आप अलग अलग रास्ते में चले जाओ। तो वो अलग अलग रास्ते में बढ़ जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जिनको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। और वही डिस्ट्रीब्यूटरी अपने साथ में जो भी गंदगी लाई होती हैं वो अपने अपने मुंह से निकाल देती हैं और वही डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। गंदगी यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, गंदगी का यहाँ पर सिल्ट, क्ले, सेडिमेंट्स, मिट्टी, जो भी अपना पदार्थ साथ मिलाती हैं वही है। ठीक, ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये मींडर्स वगैरह तो हम दिखाई चुके थे। ये डिस्ट्रीब्यूटरी देख लो, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है जो अलग अलग पार्ट्स हैं, और यहाँ पर जहाँ पर ये अपनी गंदगी निकाल देती ना, यही डेल्टा होते हैं। डेल्टा कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ मटीरियल taken by the river like sediments, soil, clay, silt, this is। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। हमने नदियों के बारे में तो देख लिया कि नदियाँ किस तरह से काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सी वेव्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम इन इमेज के थ्रू समझते हैं कि सी वेव्स का क्या काम होता है। सी वेव्स जब जैसे मान लिया कि समुद्र के बीच में एक बड़ी सी चट्टान है, ठीक, और लहरें उस पर बार बार आकर टकराती हैं, तो जब लहरें टकराती हैं तो पत्थर में किसी ना किसी तरह का कुछ तो क्रैक आएगा, कुछ तो मूवमेंट होगा। तो सबसे पहले क्या करती हैं, वो बार बार टकराती थोड़ा सा क्रैक कर देती हैं, जिसको बोलते हैं सी केव। क्या बोलते हैं, सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक, crack develop, over time they become larger and wider, thus hollow like caves formed on the rocks, they are called sea caves। कुछ इस तरह से। ठीक, दूसरा पॉइंट है, जब और भी ज़्यादा इनकी जो कैविटी है ब्रॉडर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मतलब कंटिन्यूअसली उस पर जो क्या बोलते हैं वेव्स हैं पड़ रही हैं, तो बिल्कुल ही उन्होंने कहा ठीक है भाई हम रास्ते बना देते, तुम बार बार हमें थप्पड़ मार के चली जाती हो, मतलब ये जो रॉक है ये कहता है इससे, वेव से बार बार थप्पड़ मार के चली जाती हो, लो तुम्हें रास्ता चाहिए ना, लो हम रास्ता करे दे रहे हैं। तो इससे बन जाता है ये सी आर्च बन जाता है। तो ये एक जगह मतलब इधर से उधर जाने का रास्ता बन गया किसी भी सॉलिड मटीरियल पे, चट्टान पे, इसको सी आर्च बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब फिर से इतने में इनकी संतुष्टि नहीं, सी वेव्स ना इतने में ही नहीं मानती, ये और भी ज़्यादा मतलब और भी तेज़ लहरें आती हैं, इतनी तेज़ लहरें आती हैं कि भैया इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, और ये कुछ इस तरह के बन के अलग बन जाता है, जिसको बोलते हैं स्टैक। भैया इसको जुदा कर दिया, इस चट्टान को जुदा कर दिया, पतला कर दिया, और ये स्टैक का समझ में आया। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट। अब ये एक तरह से तुम वेव की स्पीड नहीं कह सकते हो, ये इरोजन का ही एग्जाम्पल है। इरोजन का मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से हट जाना। अब यहाँ पर जो पत्थर था वो वेव्स के कारण हटा ना, होल हो गया ना, पहले तो इन्होंने छेद किया थोड़ा सा, फिर पूरा ही होल कर दिया, और उसके बाद इनको बिल्कुल ही अलग ही कर दिया। तो ये इरोजन का ही प्रोसेस होता है। तो जब बिल्कुल ही अलग कर दिया तो वो स्टैक कहलाया जाता है। तो ये काम था सी वेव्स का, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो सी क्लिफ, ये भी 2 पॉइंट्स और हैं। सी क्लिफ क्या होता है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर। ये जो समुद्र के बीचों बीच, अगर तुमने कभी देखा होगा मूवीज़ में या फिर टीवी में, डिस्कवरी में, कुछ ऐसे
तो इनको बोलते हैं सी क्लिफ। ये भी सी वेव्स के कारण ही अलग हुए होंगे, स्टैक बने होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक फ्लोरा फोना भी पाए जाने लगे। देखो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जानवर भी ऑफ कोर्स होंगे, तो भी ये सी क्लिफ कहलाए जाते हैं। उसके बाद बीचेस तो तुम जानते ही होगे, सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग सी बीचेस। ठीक है, नाउ द वर्क ऑफ आइस। अब आइस का क्या काम होता है, आइस कहाँ पर देखने को मिलेगा। अब तुम्हें शिमला की बात मत करना। यहाँ पर आइस का मतलब है जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, वो ग्लेशियर्स की बात की जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण ये मेल्ट होते हैं और यहीं से नदियों को पानी मिलता है। नदियाँ यहीं से हमारी बहकर आती हैं, यहीं से ग्लेशियर से ही पानी लेकर आती हैं। तो इन यहाँ पर भी इरोजन होता है, लैंडस्केप होता है बाय बुलडोजिंग सॉइल। बुलडोजिंग सॉइल का मतलब होता है किसी भारी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, बेसिकली यही होता है। तो जब जो मिट्टी को हटाना, मतलब कि ज़मीन के नीचे से या पत्थर के नीचे से, तो उसको ही बोलते हैं बुलडोजिंग सॉइल। एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड बिलो रॉक। रॉक के नीचे जो सॉलिड है उसको बाहर निकालना ही बुलडोजिंग होता है। और ये कहाँ होता है, कैसे होता है, ग्लेशियर्स में होता है। जब आइस मेल्ट हो जाती है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। तो इरोजन एंड वेदरिंग है, तो यहाँ पर भी इरोजन के कारण ही मूवमेंट हो। और उसके बाद जब ये आइस मेल्ट होती है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और एक ब्यूटीफुल लेक पहाड़ों में देखने को मिलती है। The material carried by the glaciers such as rock, big, small, sand, silt gets deposited। और जो ग्लेशियर अपने साथ ये मटेरियल कैरी किए होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या बनता है, ग्लेशियर मोरेन्स बनते हैं। तुमको यहाँ पर ग्लेशियर मोरेन्स दिख रहे हैं, ये जो चट्टाने हैं ना, ये ग्लेशियर मोरेन है। और जो नीला नीला पानी दिख रहा है ये ग्लेशियर लेक है। ठीक है, बहुत सारी तस्वीरें हमने तुम्हें दिखा दी हैं, तो उम्मीद करते हैं तुम्हें तस्वीरों से समझ में आ गया होगा। ये ग्लेशियर्स हैं, जब मेल्ट हो जाते हैं तो ये पानी लेक फॉर्म कर लेते हैं। फिर है अब हवा। पानी देख लिया हमने, सी वेव्स का फ्लो देख लिया, इफेक्ट देख लिया, ग्लेशियर्स देख लिए। अब विंड, हवा क्या करती है। हवा तो बड़ी जालिम है, ये तो उससे भी ज़्यादा भयंकर काम करती है। हवा भी ये जो फोर्स लगता है इसमें एक्सोजेनिक फोर्स ही है, जिसमें इरोजन और डिपोजिशन होता है। जब डेजर्ट एरिया में जब हवा चलती है ना, तो वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, रेत ही होती है, तो वही उड़ के जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो यहाँ पर बात हो रही है, तुम्हें रेत तो कहीं दिख नहीं रही है, अजीब से ये कुछ दिख रहा है, कुछ मशरूम टाइप का। तो इनको बेटा मशरूम रॉक बोलते हैं। ये रॉक मशरूम कैसे बन जाते हैं, मान लिया कि एक ये रॉक था पहले से, तो यहाँ और आसपास क्या था कि आसपास वो थी, क्या बोलते हैं, रेत थी। अब यहाँ पर हवा चली डेजर्ट एरिया में, तो जो पत्थर होता है ना वो तो अपनी जगह पे टिका रहता है, लेकिन आसपास जो उसकी रेत रहती है ना वो उड़ के चली जाती है कहीं दूसरी जगह। तो जो उड़ के जाती है तो आसपास कुछ ऐसा निशान बन जाता है। पत्थर कहता है हम तो भैया यहीं रहेंगे, हम एक जगह अड़े गए, तो मैं जहाँ जाना जाओ। तो हवा इतनी तेज़ चलती तो आसपास की जो भी ये लाइट मटेरियल होता है ना, रेत टाइप का, वो सब उड़ जाता है और ये इनका शेप हो जाता है मशरूम टाइप का, जिसके कारण इनको बोलते हैं मशरूम रॉक। व्हेन विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, हवा इनके लोअर सेक्शन को उड़ा ले जाती है और अपर पार्ट रह जाता है। देयरफॉर सच रॉक हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, इसलिए इनका बेस जो होता है पतला होता है और टॉप एकदम मोटू सा होता है। ठीक, ये हो गया तुम्हारे मशरूम रॉक। इसके अलावा ये क्या है, तो ये है सैंड ड्यून्स। ये तुम्हें डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेंगे। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, हवा चलती है, सैंड उड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है और कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना लेती है। और पता है ये ना, ये शेप्स, अब मान लिया ये एक जगह है जो तुमने आज देखा, ज़रूरी नहीं है कल भी तुम ऐसे ही इसको देखो, दूसरे दिन तुम देखोगे तो ये एकदम प्लेन दिखेगा। क्यों? क्योंकि हवा चलती है तो ये कंटिन्यूसली बनते बिगड़ते हैं और इन्हीं शेप्स को बोलते हैं, ये जो शेप बन रहे हैं ना यहाँ पे, इन्हीं शेप्स को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। अब यहाँ पर लिखा क्या है, व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये अपने साथ सैंड को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। व्हेन इट स्टॉप, और जब वो रुकती है,
ब्लोइंग द सैंड फॉल, तो सैंड जो अपने साथ ले जाती है वो गिर जाती है, डिपॉजिट हो जाती है लो हिल्स में, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, और क्या बनाती है, सैंड ड्यून्स, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं तुमको। ठीक, ये होते हैं सैंड ड्यून्स। इसके अलावा डेजर्ट एरिया में कुछ और एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं लूज। अब ये क्या है लूज? लूज यही है जो मिट्टी के, रेत के, जो कह सकते हो ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं, जब उनके बीच में कटाव आ जाता है, मतलब जो उनके बीच में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाती है, वही होते हैं लूज, वही होते हैं लूज। व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। When such sand is deposited in large areas is called loess। और सबसे ज़्यादा तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये चाइना में देखने को मिलेगा। तो ये पत्थर नहीं है बेटा, ये सैंड से बने हुए ही चट्टाने हैं जो हवा के कारण इनमें क्रैक्स आ गए हैं, इनमें डिस्टेंस हो गई है, मतलब इनके बीच में कुछ दूरी बन गई है, जिनको लूज बोलते हैं, LOESS। लूज हो गए भाई, इतनी जल्दी लूज हो, इसलिए इनकी हरकतें देख के इनका नाम लूज रखा गया है। तो हम तस्वीरों के माध्यम से तुम्हें ये बताना चाहते थे कि तुम इनको याद रखो। तो ये कुछ बातें थी इस चैप्टर की। इसके अलावा कुछ मेजर फैक्ट्स हैं जो अर्थक्वेक से रिलेटेड थे। कि अर्थक्वेक को मेज़र किस मशीन से किया जाता है? तो ये सीस्मोग्राफ से मेज़र किया जाता है। और ये हमेशा के लिए याद रखना है, ये नहीं कि हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा या पूछा जाएगा तो उसके लिए नहीं, इसको हमेशा याद रखना है। ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ है कि अर्थक्वेक है वो कितनी स्पीड से आया है, उसको किससे मेज़र करते हैं? तो वो रिचर स्केल से मेज़र करते हैं। अर्थक्वेक को मेज़र करने वाली मशीन सीस्मोग्राफ कितने मैग्नीट्यूड यानी कितनी स्पीड के साथ आया है वो उससे मेज़र करते हैं रिचर स्केल से। ठीक है, अब अर्थक्वेक कितनी स्पीड से आता है कि हमें पता चलता है कि अच्छा है, ख़राब है, कितना नुकसान करेगा तो इतनी स्पीड से आएगा। तो अगर अर्थक्वेक 2.0 या फिर उससे कम स्पीड से आता है तो बहुत ही लिटिल फेल्ट होता है, मतलब कि बहुत ही कम फील होता है कि हाँ अर्थक्वेक है। और अगर वो 5.0 की स्पीड से आता है तो थोड़ा सा डैमेज होता है। और अगर 6.0 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड से आता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर 7.0 की स्पीड से आता है तो वो सबसे भयानक अर्थक्वेक होता है। तो अर्थक्वेक की स्पीड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2.0, 5.0, 6.0 और 7.0। तो जिससे कोई नुकसान नहीं होता है वो 2.0 है, थोड़ा बहुत नुकसान 5.0, ज़्यादा नुकसान 6.0 और सबसे ज़्यादा नुकसान 7.0। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो अर्थक्वेक से रिलेटेड थे, इनको याद रखना। और आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि हवा के कारण किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एक हमने देखा मशरूम रॉक्स बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाती हैं और लूज बन जाते हैं। ये 3 चीज़ें विंड के कारण होती हैं। आइस के कारण क्या होते हैं? ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वहाँ पे ग्लेशियल मोरेंस बन जाते हैं और लेक्स बन जाती हैं। 2 चीज़ें आइस के कारण होती हैं ग्लेशियर्स में। उसके बाद ये सी वेव से क्या होता है? सी वेव से सी क्लिफ्स बनते हैं, बीचेस बनती हैं, आर्च बन जाता है, सी केव बनती हैं और स्टैग बन जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि रिवर्स हमारी क्या क्या करती हैं। रिवर्स अपने साथ पानी लेकर आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं और वाटरफॉल भी होता है, मतलब कि जब ये ऊंचाई से गिरती हैं स्पीड से तो वाटरफॉल जिसको हम कहते हैं, मींडर्स बनते हैं, ऑक्सबो लेक बनती है जिसको कट ऑफ लेक भी बोलते हैं, रिवर का काम है। और ये हैं तुम्हारे एग्जाम्पल था वेदरिंग और इरोजन का एग्जाम्पल था। वेदरिंग का मतलब होता है कोई बड़ी सी चट्टान या बड़ा सा रॉक टूट जाए तो वेदरिंग। इरोजन का मतलब है मिट्टी का कटना, एक जगह से जैसे क्या होता है ना, जब कहीं पेड़ नहीं होते हैं, काफ़ी तेज़ बारिश हुई होती है तो बारिश के बहाव में कहीं देखते हैं मिट्टी कट गई है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि रोड में क्या क्रैक आ गया है या फिर धंस गई है नीचे ज़मीन में, तो वो इरोजन का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक, और फिर ये है कि अर्थक्वेक से कैसे बचा जाए। और अर्थक्वेक में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस पॉइंट और एपिसेंटर। ठीक, अर्थक्वेक क्यों आता है? प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आता है। ये वॉल्केनोज हैं, ये भी प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होते हैं। अर्थ मूवमेंट को 2 फोर्सेस में डिवाइड किया गया था, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स।
एंडोजेनिक अर्थ के अंदर लगने वाला फोर्स और एक्सोजेनिक अर्थ के सरफेस पे मतलब बाहर लगने वाला फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्सेस। और यहाँ पर लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर जब नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोक होती है तो उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। लिथोस्फीयर इज़ नथिंग बट अपर लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। ठीक, हर साल ये मतलब साल में कुछ फ्यू मिलीमीटर मूव करती है। और क्यों मूव करती है, क्योंकि अंदर मोल्टन मैग्मा है, जब वो मूव करता है सर्कुलर फॉर्म में तो प्लेट्स में भी मूवमेंट होता है, जिनके कारण हमारे अर्थ में चेंजेस आते हैं, कुछ लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ हमने इस चैप्टर में देखी। और चेंजिंग अर्थ में जो चेंजेस आए वो किन किन चीज़ों के कारण आए, किन किन फोर्सों के कारण आए, वो सारा हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड इफ़ यू लाइक then please like this video, or for more classes or for more updates you can subscribe this channel. Okay, so till then be happy, be safe, and bye bye.